हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग को। ओके, टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग जो कि यूज़ की जाती है हमारी कोस्ट को एनालाइज करने के लिए, कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इससे पहले मेथड्स ऑफ कोस्टिंग डिस्कस किए हैं, वो कोस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग को। तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक है कॉस्टिंग की, दैट इज़ हिस्टोरिकल कोस्टिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग है वो हमारी हेल्प करती हैं किस चीज़ में, कोस्ट को एनालाइज करने में, कोस्ट को कंट्रोल करने में। ठीक है, देखिए जो हिस्टोरिकल कोस्टिंग है, हिस्टोरिकल कोस्टिंग में एक वर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या हो जाता है, हमारा पास्ट। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट, अंडर दिस मेथड फर्स्टली द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड। पहले एक्सपेंडिचर होता है, देन इट इज़ रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में कॉस्ट पहले हो जाती है इनकर, एक्सपेंडिचर हो जाता है इनकर, और बाद में हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए, एज वेल एज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन ये अगर हम बात करें, दिस मेथड इज़ लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पोस्टमार्टम क्यों है, जैसे अब डेथ हो जाती है, ठीक है, अब उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन द सेम वे अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इनकर हो चुकी है, तो अब वो हो ही चुकी है इनकर, तो अब हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, सो बट दिस मेथड्स, इसीलिए ये मेथड क्या है, लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द कॉस्ट सेंटर। ये वाला मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, कॉस्ट सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए। यहाँ तक कि ये कॉस्ट कंट्रोल में गाइडेंस प्रोवाइड करने में भी फेल हो जाता है। तो जनरली आपको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के नेम से ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो टेक्निक है कोस्टिंग की, दैट इज़ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। यूनिफॉर्म मतलब जो सेम वे में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो व्हेन सेवरल फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही हैं एक इंडस्ट्री की जो डिफरेंट फर्म्स है, सेम इंडस्ट्री की। ठीक है, सेम इंडस्ट्री की डिफरेंट फर्म्स जब सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रही हैं, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म कोस्टिंग। ठीक है, चाहे वो कंपैरिजन के लिए हो, कंसल्टेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। अंडर दिस मेथड द सेम मेथड ऑफ अब्जॉर्बिंग ओवरहेड, सेम मेथड ऑफ द चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सेम मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कि हर चीज़ जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स की है वो सेम अप्लाई की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हेल्प करती है हमारी कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वन फर्म विद अनदर। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप सेम मेथड अडॉप्ट करें तो इजीली एक इंडस्ट्री की जो फर्म है उसका दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है, और इंडस्ट्री के साथ विद इंडस्ट्री एज अ होल भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इंट्रा फर्म, यानी कि मतलब जो फर्म है उसका पहले वाले ईयर्स से भी कंपैरिजन किया जा सकता है। एक हमारी टर्म होती है इंटर फर्म, यानी कि फर्म्स के एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन। एक होता है हमारा इंट्रा। देखो इंट्रा, इंट्रा वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि विद इन द फर्म जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सो दिस वे। ओके, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट होता है मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग का अगर क्या मतलब है, पहले आप ये समझिए कि मार्जिनल कोस्ट क्या होता है। मार्जिनल कोस्ट में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कोस्ट ड्यू टू द चेंज इन द आउटपुट बाय वन यूनिट। ठीक है, सिंपली आपने मार्जिनल कोस्ट पढ़ा भी होगा। जैसे मान लो पहले हमारी जो 100 यूनिट्स हम बना रहे थे, ठीक है, 100 यूनिट्स को बनाने में हमारे पास 10,000 रुपीज़ जो है हमारे एक्सपेंडिचर, यानी कि इतना हमारा खर्चा आ रहा था। टोटल कॉस्ट रुपीज़ 10,000 थी। जैसे ही हमने 101 यूनिट बनाई, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, तो हमारा जो है कितना हो गया, 11,000 हो गया क्या हमारा टोटल कॉस्ट। तो अब आप ये देखिए, पहले 10,000 थी, अब 11,000 है, डिफरेंस कितना हो गया हमारा यहाँ पे 1,000 का। या आप ऐसे भी मान सकते हैं 101 यूनिट जब हमने बनाई तो 101, ये दिस वन। ठीक है,
10 100 हमारा हो गया 10,100। तो आप डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 100 का। तो ₹100 हेयर विल बी द मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए। यहाँ पर जनरली ध्यान रखना, मार्जिनल कोस्टिंग में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कोस्ट पे ही ध्यान देते हैं। देखिए, इट मीन्स द वेरिएबल कोस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मार्जिनल कोस्ट। जो वेरिएबल कोस्ट होती है उसी को ही ट्रीट किया जाता है मार्जिनल कोस्ट में। फिक्स्ड कोस्ट को हम चार्ज करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन से। अब कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। सेल्स माइनस वेरिएबल कोस्ट। अगर हम सेल में से वेरिएबल कोस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होता है। देखिए, जैसे अगर आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट है। अदरवाइज अगर कंट्रीब्यूशन ही हमारा लेस है फिक्स्ड कॉस्ट से तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, लॉस, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर रहता है, सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट। जब हम सेल में से वेरिएबल कोस्ट को लेस कर देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। Thus, we can say that जो marginal costing है helps the management in taking various managerial decisions। काफ़ी हेल्प करती है मैनेजरियल डिसीजन लेने में, लाइक अफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑन प्रॉफिट की। अगर हम आउटपुट चेंज कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, लेवल ऑफ ऑपरेशन फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो मार्जिनल कोस्टिंग है रिगार्ड्स ओनली द वेरिएबल कोस्ट एज द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरली आपको ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जो मार्जिनल कोस्टिंग है वो वेरिएबल कोस्ट को मानती है एज द कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कोस्ट आर कंसीडर्ड एज पीरियड कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट को क्या माना जाता है, पीरियड कोस्ट माना जाता है। एंड दीज आर नॉट एलोकेटेड और अपोर्शन टू द इंडिविजुअल कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट। इसीलिए इनको एलोकेट या अपॉर्शनमेंट इनका नहीं किया जाता है। हेंस द फिक्स्ड कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, मेनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को एज पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग जो है ये अभी आपने जो मार्जिनल कोस्टिंग पढ़ा उसमें आपने देखा कि ओनली हम वेरिएबल कोस्ट को देख रहे हैं, बट ये वाला इसमें क्या, बोथ वेरिएबल कोस्ट एंड फिक्स्ड कोस्ट आर चार्ज टू द कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। यानी कि इसमें फुल, इसको हम, इसका अदर नेम आपको, इसका जो अदर नेम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसको हम लोग फुल कोस्टिंग भी बोलते हैं। अब फुल कोस्टिंग हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड यानी कि दोनों को हम, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कोस्ट आर चार्ज टू द कोस्ट सेंटर। कोई भी कोस्ट सेंटर हो, कोस्ट यूनिट हो, उसको एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे हम लोग दोनों को, फिक्स्ड और वेरिएबल कोस्ट को, इसीलिए हम इसको फुल कोस्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट कोस्टिंग। अब देखो डायरेक्ट वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है तो इसी से आप रिलेट करके इसे समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देखिए, अंडर दिस टेक्निक ऑल द कोस्ट विच आर डायरेक्ट, मेन चीज़ है डायरेक्ट है टू द प्रोडक्ट प्रोसेस और ऑपरेशन, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो वेरिएबल है, यानी कि चाहे वो डायरेक्ट फिक्स्ड कोस्ट है चाहे वो डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल कोस्ट है, इनको चार्ज किया जाता है कोस्ट सेंटर। ऑल दोज कोस्ट विच आर नॉट डायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्टली हम, इनडायरेक्ट कह सकते हो आप इसको, जो इनडायरेक्ट है उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या रिटर्न ऑफ कर देते हैं अगेंस्ट कोस्टिंग P&L अकाउंट। देखो ये चीज़ें आप डिटेल में आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको टेक्निक्स में आपको मैं इनका ओवरव्यू अच्छे से दे रही हूँ। बाकी ये कंप्लीट चैप्टर्स हैं आगे आपके कोस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, जो इनडायरेक्ट कोस्ट है उसको राइट ऑफ किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है अगेंस्ट कोस्टिंग P&L अकाउंट। यानी कि जितनी भी इनडायरेक्ट कोस्ट है विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और ट्रांसफ़र, वो उनको हम क्या कर देते हैं, आर ट्रांसफर टू P&L, यहाँ और नहीं आएगा आर, ठीक है। ऑल द इनडायरेक्ट कोस्ट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ऑफ दैट पीरियड। यानी कि हमारी जो इनडायरेक्ट कोस्ट है उनको उनसे रिलेटेड, उसी पीरियड से रिलेटेड जो P&L है वहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे टेक्निक स्टैंडर्ड कोस्टिंग। देखो स्टैंडर्ड वर्ड होता है जिसका अगर हम बात करें मीनिंग होता है यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो स्टैंडर्ड मीन्स अ मेजरिंग यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, और अगर कोई डेविएशन होती है तो रिमीडियल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोस्ट, आप आगे एलिमेंट्स में आपको पढ़ाऊंगी लाइक लेबर, मटेरियल, एक्सपेंसेस, ये तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड सेट किया जाता है हर एक एलिमेंट ऑफ कोस्ट के लिए, ठीक है, एडवांस में ही बिफोर द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फिर क्या होता है, फिर उनको कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, और इन वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। दीज स्टैंडर्ड्स आर सेट, अभी जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं हम प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्रोडक्ट की और इसके एलिमेंट्स की, ठीक है, जो कोस्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग दस इज अ टेक्निक ऑफ कोस्ट असरटेनमेंट एंड कोस्ट कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी है ना जो कॉस्टिंग की, ठीक है, लाइक आपका मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, हिस्टोरिकल कोस्टिंग, यूनिफॉर्म कोस्टिंग, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपका किसी में डाउट रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच।